सुप्रीम कोर्ट का एक केस है शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर सिविल अपील नंबर 2514 ऑफ 2020। इस केस में शक्ति भोग प्लेंटिफ था और बैंक डिफेंडेंट। ट्रायल कोर्ट सिविल जज के पास बैंक ने ऑर्डर 7 रूल 11D एप्लीकेशन फाइल किया था जो अलाउ हो गया और हाईकोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। सूट था कि बैंक शक्ति को बराबर से अकाउंट्स बताए एक करंट अकाउंट को लेके। अकाउंट्स चाहिए थे शक्ति को 1/4/1997 से 31/12/2000 तक और ये भी मांगा कि जितना पैसा एक्स्ट्रा बैंक ने लिए है शक्ति से वो इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाए। सूट फाइल किया शक्ति ने फरवरी 2005 में। नीचे के कोर्ट का कहना था कि सूट लिमिटेशन के बाहर था आर्टिकल 113 के अंदर, क्योंकि जो शक्ति ने मांगा है वो दोनों रिलीफ और किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आते। कि शक्ति ने बैंक की उपलब्धियां ली थी अक्टूबर 2000 तक और प्लेट में कहा गया है कि अक्टूबर 2000 तक बैंक ने एक्स्ट्रा पैसे लिए, तो राइट टू सू उत्पन्न होता है अक्टूबर 2000 को। शक्ति का कहना था कि कॉज ऑफ एक्शन तब उत्पन्न हुआ जब बैंक ने हाथ खड़े कर दिए कि उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो था बैंक के लेटर्स के द्वारा 19 सितंबर 2002 और 3 जून 2003 को, और जब फाइनल लीगल नोटिस भेजा शक्ति ने बैंक को 7 जनवरी 2005 को। इस क्लेम को नीचे के कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अपने हाईकोर्ट के ही एक जजमेंट के बेसिस पे कि जो कहता है कि पार्टीज के बीच के लेटर्स लिमिटेशन को नहीं बढ़ा सकते। तो राइट टू सू उत्पन्न हुआ अक्टूबर 2000 में और सूट फाइल हुआ फरवरी 2005 में, जो आर्टिकल 113 के हिसाब से लिमिटेशन के बाहर है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस बात से सहमत थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर 7 रूल 11 को लेके सारे जजमेंट्स के वर्णन किया, जिनमें एक था कि अगर प्लेंटिफ ने अति होशियार होके ड्राफ्टिंग में कॉज ऑफ एक्शन का एक झूठा भास बनाया है तो ऑर्डर 10 CPC के अंदर पार्टी से प्रश्न पूछ के पता करना चाहिए कोर्ट को कि क्या सच है और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उल्लेख किए जजमेंट्स के हिसाब से नहीं परखा गया प्लेंट को नीचे के कोर्ट्स द्वारा, और ऊपर के दोनों कोर्ट्स ने भी नहीं किया ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्लेंट पढ़ा और देखा कि शक्ति ने कहा था कि जुलाई 2000 में उसको पता चला कि बैंक उनके साथ गलत कर रहा है। तब लेटर में लिखा शक्ति ने बैंक को कि ऐसा हो रहा है, तो बैंक ने शक्ति को कहा कि वो सब ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जुलाई 2001 में बैंक ने कहा कि वो देख रहे हैं इस मैटर को, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो शक्ति ने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखा। फिर वापस लेटर्स लिखे गए बैंक और शक्ति के बीच। फिर सितंबर 2002 में बैंक ने कहा कि बैंक ने रूल्स ही फॉलो किए थे, तो जून 2003 में शक्ति ने लिखा, फिर आखिरी में लिखा फरवरी 2005 में। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शक्ति ने प्लेंट में कहा है कि कॉज ऑफ एक्शन तब उत्पन्न हुआ जब उसको पता चला कि बैंक के द्वारा गलतियां हो रही है 21 जुलाई 2000 को। कोर्ट ने खुद से कहा कि ये शब्द अकेले नहीं देखे जा सकते और बाकी के अवर्मेंट्स को भी देखना पड़ेगा प्लेंट के। कोर्ट ने बैंक के 19 सितंबर 2002 के लेटर को बेसिस बनाया, जिसमें लिखा था कि बैंक रूल्स फॉलो कर रहा था। फिर कोर्ट ने शक्ति के 28 नवंबर 2003 के लीगल नोटिस और उसके लिए बैंक का आंसर जो था 23 फरवरी 2003 को, वो भी माना। तो प्लेंट जो 23 फरवरी 2005 को फाइल हुआ वो लिमिटेशन के अंदर था। यहाँ कोर्ट ने आर्टिकल 113 और आर्टिकल 58 के बीच के अंतर को बताया कि नीचे के कोर्ट्स ने आर्टिकल 113 में फर्स्ट ये शब्द घुसा दिया जो गलत है, कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से 58 के लिए पहली बार कब कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ वो देखना पड़ेगा और 113 के लिए आखिरी दिन देखना पड़ेगा। कि एक दूसरे जजमेंट के हिसाब से अगर बहुत सारे कॉजेस ऑफ एक्शन उत्पन्न हुए हैं तो पहले उत्पन्न हुए डेट से लिमिटेशन चालू होगा। आर्टिकल 58 के लिए कोर्ट ने कहा कि जो 2 लीगल नोटिस भेजे थे शक्ति ने, उनकी बात सही है क्या, ये देखने के लिए बैंक को पूछना पड़ेगा कि अगर इन दोनों को भूल भी जाए और बैंक ने 19 सितंबर 2002 को जो लेटर भेजा शक्ति को जिसमें वो कोई भी दायित्व एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो भी 23 फरवरी 2005 का प्लेंट लिमिटेशन के अंदर ही होगा आर्टिकल 113 के हिसाब से। बैंक ने एक जजमेंट पे रिलाई किया जिसके हिसाब से अग्रीमेंट ऑफ सेल का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए था सूट, जिसपे आर्टिकल 54 लागू हो रहा था। अग्रीमेंट था 2 जुलाई 1973 का और परफॉर्मेंस करना था 2 दिसंबर 1973 को। तब इस पे कोर्ट ने कहा था कि लेटर्स से लिमिटेशन नहीं बढ़ा सकते, कि आर्टिकल 54 के हिसाब से डेट ऑफ परफॉर्मेंस, या अगर ऐसा कोई डेट फिक्स ही नहीं है तो जब परफॉर्म करने से मना कर दे पार्टी उस दिन से शुरू होगा लिमिटेशन, कि ये आर्टिकल 113 से अलग है। कि दूसरे एक जजमेंट के हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी पे फाइल करने कॉज ऑफ एक्शन उस दिन से उत्पन्न होता है जिस दिन पॉलिसी क्लेम करने लायक घटना घटती है, जैसे आग लगती है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर
जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के फर्स्ट डिवीजन से मेल खाता है, ना कि आर्टिकल 113 से। तो ऐसे शक्ति का अपील अलाउ किया गया है। सोचो इस केस में अगर प्लेंटिफ खुद लिख देता कि कॉज ऑफ एक्शन बैंक के उस रिजेक्शन लेटर के दिन निर्माण हुआ है, तो क्या परिस्थिति अलग होती और समय कुछ बच जाता। ये भी देखना है कि एक्ट का हर शब्द क्या कहता है और उसका अर्थ क्या है। ये भी कि एक से ज्यादा रिलीफ्स मांगे गए हो तो कौन सा है मेन यानी सब्सटैंटिव रिलीफ और कौन से है कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ्स यानी उस मेन रिलीफ से जुड़े हुए रिलीफ्स। सब्सटैंटिव रिलीफ को ग्रांट किए बिना एंसिलरी रिलीफ्स नहीं ग्रांट किए जा सकते, जैसे बिना डिक्लेरेशन के उस पर निर्धारित इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। तो इनसे हमें पता चलता है कि आर्टिकल्स 58 और 113 जो दोनों रेसिड्यूरी आर्टिकल्स है एक तरह से, उनमें फर्क है। फिर राइट टू सू अक्रूज का मतलब क्या है और विल को लेके घोषणा मांगने के बारे में।